अगर हमारे देश में किसी को सबसे खराब वर्क कल्चर का अवार्ड दिया जाना चाहिए तो वो है भारत के बैंक्स। मेरा नाम सुनका मिश्रा है। मैं IDFC फर्स्ट बैंक लंका वाराणसी का एम्प्लॉय हूँ। मैं अभी पेट्रोल छिड़का हूँ अपने ऊपर और मैं उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ब्रांच के ब्रांच हेड रणविजय सिंह की होगी। बैंक के एम्प्लॉयज पर टारगेट पूरा करने का कितना प्रेशर होता है और उन्हें सीनियर्स कैसे ट्रीट करते हैं, ये देख लो। जाके घूमे आएंगे फैमिली के लिए। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली तेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया है काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? टीम मीटिंग्स में सीनियर मैनेजर एम्प्लॉयज को कहता है कि तुम्हें बैंक सैलरी देता है इसलिए तुम बैंक के बंधुआ मजदूर हो। ऐसा कर रहे हो क्या? बैंक तनख्वाह देता है, बंधुआ मजदूर हो बैंक के। एक टाइम पर बैंक में काम करना बड़े शान की बात होती थी, लेकिन आज के टाइम पर बैंक एम्प्लॉयज को सिर्फ एक सेल्समैन बना के रख दिया गया है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक, सब अपने एम्प्लॉयज को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं कि सुसाइड जैसी खबरें आना नॉर्मल हो चुकी है। एम्प्लॉयज डिप्रेशन में जा चुके हैं। डिप्रेशन ही तो है जब मुझे अपनी बच्ची अच्छी नहीं लगती, मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। ये सब दिया मुझे मेरी 6.5 साल से ऊपर की मेहनत, मेरा एक बच्चा, बिकॉज ऑफ देम मेरा बच्चा गया। मैनेजर्स और सीनियर मैनेजमेंट का बिहेवियर इस लेवल पे गिर चुका है कि एक एम्प्लॉय को ये तक सुनना पड़ा कि अपनी बीमार बूढ़ी माँ को शेल्टर होम में छोड़ दो लेकिन नौकरी पे आना पड़ेगा। फिर इवेंचुअली उसे मजबूरी में जाके रिजाइन करना पड़ा। बिना ओवर टाइम के देर रात तक काम करवाया जाता है। छुट्टी वाले दिन भी मीटिंग रख दी जाती है। इन बैंक्स के लिए अपने प्रॉफिट से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है। इसी वजह से इस इंडस्ट्री का अट्रिशन रेट 50% पे पहुंच चुका है। यानी हर 10 लोग जो बैंक में नौकरी करते हैं उनमें से 5 लोग जॉब छोड़ देते हैं। और ये बात आपने भी आजकल अपने आसपास रील में और शॉर्ट्स में खूब देखी होगी। हम आम लोगों के लिए बैंक 4-5 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन बैंक्स में क्या चलता है ये सब देख के मैं खुद शॉक्ड रह गया था। ये वीडियो मैंने आप सब लोगों के लिए तो बनाई है, पर स्पेशली मैंने RBI के लिए बनाई है, जिन्हें अपनी आंखें खोल के देखना चाहिए कि हमारे बैंक्स की सो कॉल्ड परफॉर्मेंस के पीछे किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिससे हर छोटे बड़े बिजनेस को फायदा होगा। किसी भी बिजनेस में कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए इनवॉइस बनाना जरूरी होता है और उसको पेन और पेपर से मैनेज करने का तरीका पुराना हो चुका है। डिजिटल और प्रोफेशनल इनवॉइसेस से कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ता है और यही आपकी हेल्प करता है ओडू। ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेस की हर जरूरत के लिए इतने सारे एप्स अवेलेबल हैं, जैसे CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और इनवॉइसेस को मैनेज करने के लिए है ओडू इनवॉइसिंग। इसमें सारी डिटेल्स फिल करके कुछ इस तरह से कस्टमाइज करके डिजाइन को फाइनल कर सकते हो। फिर हम इनवॉइस बनाएंगे जिसमें सारे प्राइसेस, क्वांटिटी, GST टैक्सेस, डेट फिल करके पेमेंट टर्म्स को ऐड कर देंगे। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए हम ऑप्शन चूज कर लेंगे। इनवॉइस को यहीं से कस्टमर को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं और डैशबोर्ड से आप सारी इनवॉइसेस के प्रोग्रेस का ओवरव्यू ले सकते हो। कस्टमर्स को पेंडिंग पेमेंट के लिए आप यहीं से रिमाइंडर भेज सकते हो। इनवॉइस के अलावा ओडू में और भी एप्स हैं, जिसमें पहला ऐप आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है विद अनलिमिटेड सपोर्ट और होस्टिंग, और बाकी सारे ऐप्स ट्राई करने के लिए 580 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। इनको ट्राई करने के लिए 15 दिन का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। तो यूज करिए ओडू इनवॉइसिंग एंड मेक योर बिजनेस इजी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पब्लिक में बैंक्स को लेकर एक बहुत पुराना परसेप्शन बना हुआ है कि ये लोग कुछ काम ही नहीं करते, हमेशा लंच पे बैठे रहते हैं, या फिर ये वायरल फोटोज आपने देखी होगी, इस पे बहुत सारे मीम्स बनते हैं। जबकि स्पेशली अगर शहरों में देखो तो आज के टाइम पर बैंक की रियलिटी बदल चुकी है। अब काम चोरी छोड़ो, बैंक के एम्प्लॉयज पर इतना प्रेशर होता है कि इनके पास लंच करने का टाइम नहीं रहता है। बैंक की नौकरी अब बेसिकली एक सेल्समैन की जॉब बन चुकी है, जिसमें इंसान टारगेट पूरे करते करते थक जाता है। और मैं यहाँ पर सारे बैंक्स की बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों टाइप के, क्योंकि दोनों के अंदर जितना वर्क कल्चर टॉक्सिक है उसमें बस 19-20 का फर्क रह गया है। बता 15 दिन तक बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे थे आप? सर बिस्तर नहीं आ रहा है तुझे? आज एक सलाह दोनों सब आखिर वैसा नहीं होगा ना, तेरा घर चले जाना रेजिग्नेशन डाल के। टाइम पास सर चल रहा है यहाँ पे बैठ के, तमाशा करके बैठ के यहाँ पे, है ना भाई? बैंक्स वाले लोगों को कॉल कर करके क्रेडिट कार्ड, लोन, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते रहते हैं। कभी आपको कहते हैं कि FD करवा लो, कभी कहेंगे क्रेडिट कार्ड ले लो, जो कि ऑब्वियसली कस्टमर्स को इरिटेटिंग लगता है। इसीलिए कई बार लोग इन्हें डांट देते हैं, गाली देके कॉल काट देते हैं। लेकिन इन कॉल्स के पीछे एक डार्क रियलिटी ये है कि इन बेचारे एम्प्लॉयज के भी डेली टारगेट मिले रहते हैं और कई बार ये टारगेट्स इतने अनरियलिस्टिक होते हैं और ये कहा जाता है कि भैया दिन के अगर इतने अकाउंट नहीं खुले या इतनी पॉलिसीज नहीं बेची तो आप घर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के बार बार कॉल करना पड़ता है, लोगों की 4 बातें सुननी पड़ती है और गालियां खानी पड़ती है, क्योंकि अगर बंदे से बात नहीं सुनेंगे तो मैनेजर आके गाली बकेगा। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को स्लेव्स की तरह ट्रीट करता है। टारगेट नहीं पूरी करे तो घर मत जाना, और घर चले गए तो रात के 12-12 बजे तक अपडेट मांगते रहते हैं। मीटिंग्स अटेंड करो तो उसके बाद
ये सब झेलना पड़ता है। क्लियर कट मैसेज टू ऑल, अगर वीक वाइज मंडे से लेकर सैटरडे तक काम नहीं होगा, सैटरडे संडे 2 छुट्टी का दिन है, अगर मैं सेक्शन से मेरा नाम कोई यूज कर रहा है तो अगर काइंडली रिस्पॉन्ड नहीं किए तो थिंग्स माइट बी डिफरेंट। वो एनीबॉडी एल्स, वो मैनेजर हो, ऑफिसर हो, चीफ मैनेजर हो, एजीएम हो, मैं तो एजीएम की बोला था। ये पूरी क्लिप देखना, इसमें ये बंदा कह रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ घूमने चले जाएंगे। बैंक ने आपको घूमने के लिए नौकरी दे रखी है। छुट्टी देके जाके घूमे आएंगे फैमिली के लिए। अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, तेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया काम करने के लिए, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? और उसके बाद कहता है कि मैं खुद अपनी फैमिली से ज्यादा अपने बैंक के बारे में केयर करता हूँ। अगर आपको आपके टारगेट पूरे नहीं होते तो आपको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ेगा, और धमकी दे रहा है कि अगर मेरे मैसेजेस का काइंडली रिस्पॉन्ड नहीं करा तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। सोचो ये क्या साइको आदमी होगा जो खुद कह रहा है कि मुझे मेरी फैमिली की कोई परवाह नहीं है और ना तुम्हारी फैमिली की। ये तो सरासर मेंटल हैरेसमेंट है। बल्कि सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत तो इस बंदे को लग रही है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी का पर्पस है सिर्फ इस बैंक की जॉब को करना। सोचो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कोई कैसे काम कर सकता है। एक रेडिट यूजर ने तो लिखा है कि उनके सीनियर जूनियर एम्प्लॉयज के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे किसी 90s की मूवी के विलन हो। और इस वीडियो में आप कुछ इसी तरह की चीज देख सकते हो। जी सर, क्यों नहीं हुआ? ये बता मेरे को। तो मैं कर रहा हूँ, आदमी नहीं आता तो बोलते मेरे पास आदमी नहीं है, आदमी देने के बाद भी काम नहीं कर रहा हो। ये एरोगेंस भरा है इन लोगों के अंदर, और ये तो कोई ज्यादा सीनियर आदमी भी नहीं लग रहा, मोस्टली कोई मैनेजर टाइप का बंदा होगा, तब भी इनका ये हाल है। अगर इनको गलती से बैंक ने अपर मैनेजमेंट की पोजीशन दे दी तो ये कंपनी का क्या करेंगे आप सोच सकते हो। अगर एम्प्लॉइज ने जैसे तैसे करके अपने टारगेट पूरे कर भी दिए तो भी उसको अगली बार ज्यादा टारगेट पकड़ा दिए जाते हैं। और आप ये सोच रहे होगे कि चलो एम्प्लॉय अगर मर मर के अपने टारगेट पूरे कर देता है तो उसके बाद उसकी छुट्टी हो जाती होगी। नहीं, उसके बाद उसकी सैलरी नहीं बढ़ती, उसके टारगेट्स बढ़ जाते हैं। डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट इतने ज्यादा है कि एक टारगेट पूरा होता है तो दूसरे की डेडलाइन आती है, और ये विशियस साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। एम्प्लॉइज इन टारगेट को पूरी करने की मजबूरी में कई बार उन्हें अपनी फैमिली वालों के अकाउंट खोलने पड़ते हैं। मतलब टारगेट अचीव करने के लिए अपनी फैमिली को भी जबरदस्ती कस्टमर बनाना पड़ता है। जैसे कि एक रेडिट यूजर ने बताया कि उनका बैंक जो रूरल एरिया में पड़ता है उनको डेली का 1 करोड़ की एफडी का टारगेट मिला हुआ है। ये कहां से लॉजिकल है? इन टारगेट्स के प्रेशर में सफर करता है वर्क लाइफ बैलेंस जो इन बैंक्स में नॉन एग्जिस्टेंट है। बैंक्स पब्लिक के लिए भले 5 बजे बंद हो जाते हो लेकिन काम 5 बजे खत्म नहीं होता है, बल्कि ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय को 12-12 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ती है, और उसके बाद भी कई बार काम घर पे ले जाके पूरा करना पड़ता है। आपको रेडिट पे, ट्विटर पे ऐसे कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर एम्प्लॉयज के बीमार होने के बावजूद भी रात को 8-9 बजे से पहले घर जाने नहीं दिया जाता है। इमरजेंसी केसेस में भी उनकी लीव्स अप्रूव नहीं की जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज पर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरा नाम सुका मिश्रा है, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लंका वाराणसी का एम्प्लॉय हूँ। मैं अभी पेट्रोल छिड़का अपने ऊपर और मैं उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ब्रांच के ब्रांच हेड रलिया सिंह की होगी। एक एस्टिमेट के हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत में लगभग 500 बैंक एम्प्लॉइज वर्क प्रेशर और मेंटल टॉर्चर की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लीव पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि या तो छुट्टी अप्रूव नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो किसी ना किसी बहाने कॉल करके परेशान करते रहेंगे। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें संडेज को भी मीटिंग रख दी जाती है। जिन एम्प्लॉइज का काम कस्टमर फेसिंग होता है उन पर तो कई बार डबल प्रेशर आ जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मोस्टली सरकारी बैंक्स में पैसे विड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक ही काउंटर बनाया होता है, और उसी पे सबसे लंबी लाइन आपको दिखाई देती है। लोग इस लाइन में खड़े खड़े फ्रस्ट्रेट होकर कैशियर को गाली देने लग जाते हैं कि ये तो बहुत स्लो काम करता है, जबकि गलती उनकी नहीं होती है। मोस्ट केसेस में बैंक्स के सर्वर बहुत ज्यादा स्लो चलते हैं। इंटरनेट कनेक्शन कई जगह बहुत ज्यादा वीक होता है। आप खुद ही सोच के देखो एक सरकारी बैंक की वेबसाइट कितनी ही यूजर फ्रेंडली होती है। एसबीआई की वेबसाइट में जब भी यूज करता हूं उसमें 10 बार तो मैं पिन डालता हूं, फिर 5 बार वो मुझसे पासवर्ड रीसेट करने को बोलता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने परतों के अंदर मेरा पैसा छुपा के रखा है। और अगर गलती से लॉगिन हो भी गया तो छोटे छोटे काम करने में कई बार आधा घंटा लग जाता है। फिर इंसान सोचता है कि यार इससे बढ़िया तो मैं बैंक ही चला जाता हूं। तो जब कस्टमर फेसिंग वेबसाइट इतनी घटिया चलती है तो बैंक के अंदर कोई बहुत हाईटेक सिस्टम नहीं लगा रहता है। उनके पास भी इसी तरह का सर्वर होता है, और इसीलिए एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उनको ज्यादा टाइम लगता है। आधे से ज्यादा पीएसयू बैंक्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ खास नहीं होता है। एसी बंद पड़ा रहेगा, टॉयलेट वेल मेंटेन नहीं होगी, चेयर्स इतनी पुरानी हो चुकी कि पीठ में दर्द होता रहता है पूरे दिन एम्प्लॉइज की। नोट काउंटिंग मशीन और इंक पैड भी लोग आपस में शेयर करके यूज कर रहे होते हैं। पासबुक एंट्री मशीन तो मैंने जिंदगी में देखी नहीं कि चलती हुई मिल जाए। हर बार जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो स्टाफ की भी शॉर्टेज रहती है, जिसकी वजह से उन गिने चुने एम्प्लॉइज पर ही सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, और 3-4 लोगों को 6-7 लोगों का काम करना पड़ता है। अब एक तो बेचारे कैशियर स्लो सर्वर से परेशान है, ऊपर से कैश लेना देना वैसे ही जिम्मेदारी का काम है तो ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। ऊपर से सरकारी बैंक में तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें फॉर्म भरना तक नहीं आता है, फॉर्म में मिस्टेक होती है। कैशियर को पता है कि बुजुर्ग आदमी है, पेंशन लेने आए, लेकिन फिर भी वो गलत फॉर्म भरे हुए पे पैसे थोड़ी दे सकता है, उसकी नौकरी चली जाएगी, तो उसको मजबूरी में उनको तो वापस
भेजना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि दद्दू किसी और से भरवा के ले आओ। और इस केस में बहुत सारे जो ओल्ड एज कस्टमर्स हैं वो उसी कैशियर पे भड़कने लगते हैं कि तेरी गलती की वजह से मेरे पैसे नहीं निकल रहे। ऊपर से हमारे यहाँ की सिविक सेंस आपको पता है कितनी अच्छी है, कोई ढंग से लाइन में खड़ा नहीं होता है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, हर तरफ केओस मचा रहता है। एज अ कस्टमर हम लोग इस चीज से 1 घंटे में परेशान हो जाते हैं। अब आप एक बार सोच के देखो कि उस कैशियर की मेंटल हेल्थ क्या होती होगी, जो हर रोज काम पे आने से पहले सोचता है कि अरे यार फिर वही चिकचिकबाजी देखनी है, और ये उसका डेली रूटीन है क्योंकि बैंक में वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है। और इसी वजह से बैंक के मोस्टली एम्प्लॉइज में हाई ब्लड प्रेशर और हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स काफी आम होती है। अब देखो ये तो हो गई डेली वर्किंग वाली प्रॉब्लम। पब्लिक सेक्टर बैंक में एक और इशू है जिससे इनके एम्प्लॉइज बहुत परेशान है, और वो है इन बैंक्स की ट्रांसफर पॉलिसी। अपने घर से किसी दूर की लोकेशन में ट्रांसफर हो जाना बहुत कॉमन बात है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर 1-2 महीने में दोबारा से ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि मिडिल लेवल पर पीएसयू बैंक में कई बार नीड बेसिस पे ट्रांसफर करना पड़ता है, और वो भी घर से इतना दूर कि काम करने की बची कुची जो मोटिवेशन रहती है वो भी खत्म हो जाए। अब ये वाली वायरल वीडियो आपने देखी होगी। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ Okay, so this is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು कर्नाटक कन्नड़ मेन फर्स्ट कन्नड़ फर्स्ट मैडम। अब आप खुद सोच के देखो, एक नॉर्दर्न भारत में रहने वाले इंसान को सदर्न भारत की ब्रांच में शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी, जबकि आपको पता है कि ये जॉब कस्टमर फेसिंग है, और स्पेशली बैंकिंग जहां पर लोग अपनी लोकल लैंग्वेज बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। अब इस बैंक एम्प्लॉय की गलती थोड़ी है कि इसको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, वो क्या पता 1 महीने पहले ट्रांसफर हुआ वहां पे, और ये जो ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं उसमें ऑल इंडिया कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है, तो एक एम्प्लॉय कितनी लैंग्वेज सीख सकता है। आजकल का जो पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट है उसके अंदर बैंक एम्प्लॉयज के लिए ये भी एक बड़ा इशू है, जो लोग कम बात करते हैं इसके बारे में, कि एक तो काम का प्रेशर इतना ज्यादा है, ऊपर से बार बार आपको नए कल्चर में एडजस्ट करना पड़े, उसके एक अलग से चैलेंजेस आ जाते हैं। और इन सारे इश्यूज की वजह से बहुत सारे लोग इन सरकारी बैंक्स की नौकरियों को छोड़ने में मजबूर हैं, जो बड़ी मिन्नतों के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के बाद मिलती है। आपको अपने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे बस 2 वर्ड टाइप करने, बैंक रिजाइन, और आपको ऐसी 50 वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने बताया हुआ है कि उन्होंने अपनी बैंक की नौकरी से रिजाइन क्यों किया। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़े इंडियन बैंक में 1600 एम्प्लॉइज ने पिछले 2.5-3 साल में रिजाइन करा, और इस बैंक के ऑफिसर्स यूनियन वाले लोग कहते हैं कि इन रेजिग्नेशन के पीछे 2 ही मेन कारण थे। एक तो वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है, और एचआर इनकी बात नहीं सुनता है। उन्होंने बताया कि मोस्टली एम्प्लॉइज के ऊपर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने का ज्यादा प्रेशर रहता है, और जो इन सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है उनके अप्रेजल में नंबर काट लिए जाते हैं और किसी ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जो उनके लिए कंफर्टेबल ना हो। एम्प्लॉइज अपने कंसर्न लेके एचआर के पास जाते थे तो वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं यूट्यूब के साथ पिछले 10 साल से एक जॉब भी करता हूं, बैंकिंग सेक्टर में नहीं, दूसरे सेक्टर में, लेकिन यहां पर मुझे लगता है एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो एचआर को लेके बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि ह्यूमन रिसोर्स है तो ये एम्प्लॉइज की हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं। नहीं, वो लोग भी आप ही की तरह कंपनी के एक एम्प्लॉय हैं। उनका सिंगल पर्पस होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़े। अगर किसी एम्प्लॉय से अपर मैनेजमेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले यह देखा जाएगा कि हम सेफली इस बंदे को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। और इसीलिए जिस तरह की प्रॉब्लम इस वाले बैंक में हुई थी, वैसे आप किसी भी देश के अंदर पब्लिक सेक्टर का बैंक उठा के देखो, प्राइवेट बैंक उठा के देखो, न्यूज में सर्च करो, आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसीलिए बैंक में जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं वो या तो नौकरी छोड़ देते हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इस इंडस्ट्री का अट्रिशन रेट इतना हाई होता है। इनफैक्ट कई सारे बैंक में ये रेट 50% क्रॉस कर जाता है। अट्रिशन का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉइज आपके साल भर में छोड़ के जा रहे हैं। अब ये तो मैंने बात करी बैंक के एम्प्लॉइज के साइड से, अब बात करते हैं दूसरे साइड के लोग इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया फाइनली जब इन बैंक वालों को काम करना पड़ रहा है तो ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, जबकि ये कोई यूनिक चीज तो नहीं है। काम का प्रेशर तो आईटी इंडस्ट्री में भी होता है, ऐसी और भी कई इंडस्ट्री जहां पे 12-12 घंटे काम करना बड़ी आम बात है। लोग ये भी कहते हैं कि बैंक वालों को छुट्टियों की तो कोई कमी है नहीं, दुनिया भर के बैंक हॉलीडेज मिलते हैं, पेड लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, तो ये लोग छुट्टी के लिए इतना क्यों रोते रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लोग सरकारी बैंक ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि भैया सरकारी नौकरी है, अब काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब काम करना पड़ता है तो टेंट्रम्स दिखाते हैं, रोने लगते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि बैंक की नौकरी इंसान के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होती है। जनरली ये लोग जो होते हैं वो बैंक के साथ और भी 10 तरह के एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। बैंक में जॉब लग गई तो पकड़ ली, और जैसे ही उससे कोई अच्छी सरकारी जॉब लगी तो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बड़े ट्रांजिशनल होते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा यहाँ पर आकर बस प्रॉब्लम दिखाई देती है। मेरे हिसाब से ये कहना कि बाकी इंडस्ट्री में टॉक्सिक वर्क कल्चर है तो बैंक में भी होगा, इसमें क्या दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहिए कि बाकी इंडस्ट्री में भी नहीं होना चाहिए और बैंक में भी नहीं होना चाहिए। भारत शायद अकेला ऐसा देश है जहां पर सेट टाइमलाइन के बियॉन्ड काम करने को ग्लोरीफाई किया जाता है। मतलब अगर आप ऑफिस में बैठे हो और आपका ऑफिस 8 घंटे का है, आप 10 घंटे तक बैठे रहते हो, भले कुछ काम ना करो, तो मैनेजर दूर से देख के कहता है वाह
ये लौंडा बहुत बढ़िया है, इसको मैं अगले बार जरूर प्रमोट करूंगा। जबकि इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा इनएफिशिएंट है, वो अपने सेट टाइम में काम नहीं कर पा रहा, या फिर वो सिर्फ बैठा रहता है पूरे पूरे दिन, काम कुछ नहीं करता, लेकिन दिखाता है कि देखो मेरे पास कितना काम है। तो इस तरह की चीजों को जिन कंपनीज में ग्लोरीफाई किया जाता है, कंपनियां ज्यादा आगे तक नहीं जा पाती। और मेरे हिसाब से ये एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, हमें ओवरवर्क को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। और बैंकों के अंदर वर्क कल्चर कितना टॉक्सिक हो गया होगा, ये आप इस बात से इमेजिन कर सकते हो कि जहां सरकारी नौकरियां हैं नहीं लोगों के पास, वहां पर भी सरकारी बैंक में जॉब लगने के बाद भी बंदे रिजाइन करके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को और आरबीआई को बैंकिंग इंडस्ट्री में मेजर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री को और ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है, सिर्फ इन बैंक्स के एम्प्लॉइज के वेलबींग के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी, जिनको ये लोग टारगेट पूरा करने के चक्कर में उल्टी सीधी पॉलिसी बेच देते हैं, गलत फाइनेंशियल एडवाइस दे देते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और जबरदस्ती लोन बांट देते हैं। और कई बार तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बैंक के एम्प्लॉइज को ही झेलने पड़ते हैं। और कई सारे केसेस में बैंक वालों पर लोन पास करने का भी प्रेशर होता है, जैसे पटना का एक केस जिसमें कॉन्ट्रैक्टर बैंक में घुस के मैनेजर से अपने सिविल स्कोर ठीक करवाने की जिद करने लगा, और जब वो मना कर देते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करने लगा। पहले सिविल रिपोर्ट तुम ठीक करो, नहीं तो तुम नहीं कर पाए, तुमने घुस के तुमको बेइज्जत किया ना, तो तुम थोड़ा बचा लेगा वो। अरे बैठिए ना, छोड़ो, जाओ तुम यहाँ से। तुम ज्यादा तेल बनेगी ना। सुनिए ना, तो बैंक्स की वर्किंग पॉलिसीज और टॉक्सिक वर्क कल्चर आम जनता और एम्प्लॉइज दोनों के लिए डेंजरस बन चुके हैं, और इसे आरबीआई को सीरियसली लेना चाहिए। आरबीआई को एक ऐसी ग्रीवेंस विंडो बनानी चाहिए जहां पर कोई भी बैंक एम्प्लॉय अपने ऊपर होते हुए हैरेसमेंट को अनोनिमसली जाके डायरेक्टली रिपोर्ट कर सके। और जब तक ये नहीं होता तब तक एटलीस्ट आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके बैंक एम्प्लॉयज की वॉइस तो बन ही सकते हो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।